गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेट्स स्टडी में मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर 6 कांग्रेस की स्थापना और महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन को हम देखेंगे। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम कांग्रेस की स्थापना को देखेंगे। इसके साथ कांग्रेस के शक्ति वॉल्व सिद्धांत को देखेंगे। इस सिद्धांत की सकारात्मक नकारात्मक पक्ष आलोचनाओं को भी देखेंगे। इसके बाद गांधीवाद को देखेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वाइसरॉय थे। डफरिन के नेतृत्व में कांग्रेस की आरंभिक स्थापना चरण आदि चले। कांग्रेस ने न सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को संगठित रूप किया बल्कि आजादी की मुहिम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अंतर्गत गांधी, नेहरू जी, गोखले, लाल बाल पाल जैसे लोग भी शामिल थे। यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 के अंतर्गत 72 प्रतिनिधियों के द्वारा बनारस के अंतर्गत तब से लेकर भारत की आजादी 1947 तक कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उसके बाद भी देश के संविधान सभा के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि थे वो कांग्रेस से ही थे और आजादी के बाद भी लगभग 3-4 दशक तक कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस के सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अंतर्गत जो सबसे विवादित सिद्धांत है। इसको प्रसारित करने में 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को यह प्रतीत होने लगा कि अब भारतीय जनमानस ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने के लिए संगठित और जागरूक हो रही है। ऐसे में भारतीय मुद्दों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस नामक संस्था का गठन किया गया, जो जन समूह का प्रतिनिधित्व सरकार के समक्ष करेंगे। यह आसान भाषा में कांग्रेस भारतीय आमजन व ब्रिटिश के बीच योजक कड़ी है। यानी जब 1857 का विद्रोह हुआ और उनसे पहले भी जनजातीय विद्रोह हुए, उनसे ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा है कि अब भारतीय जनता जागरूक हो गई है और वो किसी भी समय बड़े बड़े विद्रोह आंदोलन कर सकती है। इस कारण उन्होंने सोचा कि अब एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो भारतीय आम जनमानस के जो भी मतभेद विचार है या उनकी जो मांगे है उन्हें ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाए। तो इसी की उपज कांग्रेस है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को प्रेशर कुकर के माध्यम से समझा जा सकता है। जब आमजन में आक्रोश उत्पन्न होता है तो वे ब्रिटिश सरकार के समक्ष न जाकर कांग्रेस के समक्ष आक्रोश उत्पन्न करती है। अतः कांग्रेस संस्था ब्रिटिशों के प्रति उत्पन्न आक्रोश को कम करती है। अर्थात सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है वो प्रेशर कुकर की भांति ही है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत या कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व क्यों कहा गया है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज सिविल सेवक A.O. ह्यूम एक्टोवियन ह्यूम ने की थी, जो प्रशासन का हिस्सा था। यानी कांग्रेस की जिस स्थापना की वो खुद व्यक्ति ब्रिटिश या अंग्रेज था। कांग्रेस की प्राथमिक मांगे अंग्रेजी सरकार से परिवर्तनहीन मांग से संवैधानिक सुधार को चाहती थी। यानी कांग्रेस चाहती थी कि अंग्रेज सरकार है वो संवैधानिक सुधार के द्वारा उनकी मांगों को माने। प्रारंभिक कांग्रेस के कार्यक्रम अंग्रेजों की सहायता के लिए होते थे।
विलियम वेडरबर्न ने ह्यूम की बायोग्राफी में कांग्रेस को डफरिन के मस्तिष्क की उपज मानी, जो वायसराय थे। कांग्रेस के अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी ने सभा में कहा कि हम डफरिन के निर्देशन के अंतर्गत काम करते हैं। यानी ये जो सारे तर्क है वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस है वो सेफ्टी वॉल्व क्यों है, क्योंकि इसकी स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा की गई थी। योमेश चंद्र बनर्जी खुद कहते हैं कि हम डफरिन के अंतर्गत काम करते हैं। ये ह्यूम की बायोग्राफी में भी इसे डफरिन की उपज माना गया है। ये जो ज्यादा उग्रवादी मांगों को नहीं मानते और संवैधानिक सुधार पर भरोसा करते हैं, जिस कारण इसे सेफ्टी वॉल्व कहा गया था। अब है कि जो ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है यह उचित है या नहीं। तो ह्यूम के मानववादी विचारक होने के नाते उन्होंने भारतीयों को अपनी मांगों रखने के लिए एकजुट होने के लिए इस संस्था का निर्माण किया। यानी इसमें दिया जाता है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि ह्यूम जो था वो मानववादी विचारक था और उसने सभी भारतीयों को अपनी मांगों को रखने के लिए या एकजुट होने के लिए इसकी स्थापना की थी। दूसरा तर्क है कि कांग्रेस की प्रारंभिक मांगों व कार्यक्रम की रणनीति भविष्य में आजादी की प्राप्ति हेतु एक दीर्घकालिक रणनीति थी। यदि वे प्रारंभ में उग्रवादी हो जाते तो अंग्रेज उन्हें अल्पकाल में ही समाप्त कर देती। कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। इसका दूसरा तर्क यह है कि यदि कांग्रेस पूर्व में ही शुरुआत में ही एक उग्रवादी रणनीति अपनाने लग जाती तो शायद ब्रिटिश सरकार कांग्रेस जो बाद के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन तक जो व्यापक जनाधार तैयार किया था, ऐसा जनाधार तैयार नहीं कर पाती और सरकार उससे पहले ही समाप्त कर देती थी। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को मानने वाले लोग कांग्रेस की स्थापना को 1885 में अचानक हुई मानते हैं, लेकिन इससे पूर्व 1830 से 75 तक के विद्रोह को नकारने का काम कर रहे हैं। वे भारतीयों से राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास से अनभिज्ञ रहे होंगे। यानी जो मानते हैं कि कांग्रेस अचानक उत्पन्न हो गई है, वो पूर्व में जो संस्थाएं बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सभी संस्थाओं को से अनभिज्ञ है या उन्हें जानते भी नहीं है। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के जवाब में कांग्रेस को तड़ित चालक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। यानी जब ब्रिटिश सरकार ज्यादा निरंकुश होने लगती थी तो कांग्रेस ही ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का काम कर रही है, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं। अब है कांग्रेस के चरण। कांग्रेस की आजादी के संपूर्ण चरणों को 3 भागों में बांटा जाता है। 1885 से 1905 उदारवाद या धर्मदल, 1905 से 1917 तक उग्रवाद, धर्मदल या चरमपंथी और 1917 के बाद आजादी तक गांधीवाद का चरण। अब सबसे पहले हम उदारवाद और उग्रवाद को तुलनात्मक रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले जो उदारवाद संवैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति चाहता है, जबकि उग्रवाद गैर संवैधानिक तरीकों के साथ स्वराज्य की प्राप्ति। ये कहते हैं कि हम स्वशासन मांग कर लेंगे। उग्रवाद कहते हैं कि स्वावलंबन से प्राप्त होगा हमें स्वशासन। यानी उदारवाद जो लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार नीति को अपनाते हैं, लेकिन उग्रवाद जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इनसे छीन ले और उग्र रूप अपनाते हैं। उदारवादी ब्रिटिश शासन को प्रेरणादायक मानते हुए भारतीय आधुनिकीकरण में अंग्रेजी शासन को अनिवार्य माना जाता है, लेकिन उग्रवादी चाहते हैं कि अपने सपनों के भारत का निर्माण हम स्वयं करेंगे। ब्रिटिशर्स कौन होते? तीसरा, पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति से प्रगतिशील चीजों को अपनाना चाहते थे, लेकिन जो उग्रवादी है वो अतीत के भारत से प्रेरित थे, पुनर्स्थापना के समर्थक थे। यानी जो उदारवादी है वो चाहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान है, इन सबको भी भारत में लागू किया जाए, अपनाया जाए, जिससे भारत आधुनिकीकरण की ओर बढ़े। लेकिन जो उदारवादी लोग हैं वो चाहते हैं कि जो अंग्रेजों के आने से पहले जो भारत के अंदर संस्कृति थी, सामाजिक संरचना थी, उन सबको वैसा का वैसा ही लागू रहने दिया जाए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। अब है कि उदारवादी और उग्रवादियों की रणनीति किस प्रकार की थी। तो उदारवादी जो लोग थे
वो ब्रिटिश सत्ता से सहयोग के आधार पर क्रमशः अधिकारों को संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे। वो याचना करते थे उनसे याचिका दायर प्रेस के माध्यम से, यानी उदारवादी लोग अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार से मांग कर लेते थे और उग्रवादी से स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर अधिकारों की प्राप्ति करना, यानी वो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते थे, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, राष्ट्रीय शिक्षा को जोर दिया और निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाया। राजनीतिक उदारवादी लोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मांगों को बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता था। सामाजिक मांगे प्रारंभ में उन्होंने नहीं मांगी थी, लेकिन उदारवादी लोग स्वदेशी व बहिष्कार को एक दूसरे का पूरक मानकर अंग्रेजों को आर्थिक चोट व भारतीय नैतिक उत्थान को ज्यादा बढ़ावा देने का काम करते थे। उदारवादी छात्र व शिक्षक राष्ट्रवादी संघर्षों की नींव तैयार करके जनता तक पहुंचाना चाहते थे। जो उदारवादी लोग थे वो छात्रों व शिक्षकों और अन्य पेशेवर लोगों के माध्यम से एक राष्ट्रवादी संघर्ष की नींव बनाना चाहते थे। उग्रवाद जो थे वो गलत का विरोध करने में हड़ताल व बंद का प्रयोग करते थे, यथार्थवादी थे। उदारवादी पश्चिम मूल्यों व अंग्रेजी शिक्षाओं को बढ़ावा देना चाहते थे। उग्रवाद पुनः राष्ट्रीयवादी शिक्षा की स्थापना करना चाहते थे। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में आसानी से यही समझा जा सकता है कि जो उदारवादी लोग थे वो ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक रूप से सुधार चाहते थे। वे उनके साथ सहयोग करके भारत को आधुनिकीकरण के बढ़ावे देने में सहयोग देना चाहते थे। जो उग्रवादी लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहते थे। वो बहिष्कार, हड़ताल आदि के द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध को बढ़ावा देना चाहते और वो चाहते थे कि भारत के अंतर्गत जो ब्रिटिश से पूर्व की व्यवस्था थी उन्हीं को ही लागू किया जाए या उन्हें वैसा का वैसा रहने दिया जाए। इस प्रकार अब हम देखेंगे कि उदारवाद और उग्रवाद का योगदान। तो राष्ट्रवादी वैचारिक आंदोलन की नींव तैयार रखी। जनसंघर्ष की शुरुआत का श्रेय उग्रवाद को दिया जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। इनकी राजनीतिक मांगों से अधिक आर्थिक मांगे प्रभाव डालती है। इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जैसे गणेश शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। आईसीएस के भारतीयकरण की मांग की। शोषण व धन की निकासी पर रोक लगाने की भी मांग की। उग्रवाद ने प्राचीन संस्कृति का सहारा लेकर आत्मबल व विश्वास की पुनः नींव डाली। अब आलोचना दोनों की देखेंगे। उदारवादी आंदोलन शहरी व शिक्षित वर्ग तक सीमित रखा ताकि मुख्य उद्देश्य से भटकाव नहीं हो, लेकिन उग्रवादी आंदोलन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म के प्रतीकों व नारों का प्रयोग, जिससे धर्मनिरपेक्षता पर प्रभाव पड़ा और मुस्लिम वर्ग दूर हटने लगा। उदारवादी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे, जैसे बंगाल विभाजन को सीमित रखना तथा विद्रोह नहीं रखना। उग्रवादी इस बदलाव को भांपकर किसी विद्रोह को सीमित से ज्यादा व्यापक करना चाहते थे। उग्रवाद में स्वराज शब्द को स्पष्ट नहीं कर पाए, जिसका नेतृत्वहीन का सामना करना पड़ा। तो अब हमने देख लिया कि उदारवाद और उग्रवाद के अंतर्गत उनकी क्या रणनीतियां थी, उनकी आलोचना और योगदान। ये तीनों उग्रवाद के अंदर लाल, बाल, पाल तीन प्रमुख थे। उदारवाद के अंतर्गत अन्य नेता गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष जैसे नरसिंह थे। इन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए कि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत ये दोनों अलग हो गए। सूरत फूट नाम देते हैं। इस सूरत फूट अधिवेशन की अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने की थी, जिसके अंतर्गत गरम दल ने होम रूल लखनऊ पैक्ट
1916 के अंदर इन दोनों का मिलन हुआ। तिलक महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता जिन्होंने 1881 में मराठा व केसरी नामक पत्र डाले। 93 में गणेश व शिवाजी महोत्सव और इन्हें 18 माह की जेल भी हो चुकी थी। अब हम देखेंगे गांधीवाद 1917 से 1949 तक। सबसे पहले हम गांधी जी के विचार व चिंतन को देखेंगे। गांधी जी साधन व साध्य की पवित्रता पर विश्वास रखते थे और अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। इन्होंने हिंसा का विरोध किया। दूसरा है सत्याग्रह। अहिंसा के माध्यम से सत्य की स्थापना का आग्रह किया, जिसके 5 साधन बताए: असहयोग, सविनय, हिजरत, तालाबंदी और भूख हड़ताल। इस सत्याग्रह के माध्यम से हृदय परिवर्तन आवश्यक है, वो भी स्थायी परिवर्तन जरूरी है, तभी संभव है जब क्रिया प्रतिक्रिया का निर्माण नियम इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह को साहसियों का अस्त्र बताया। सत्याग्रह से तात्पर्य है कि गांधी जी सत्य की शक्ति पर विश्वास करते थे, हिंसा को बिल्कुल अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा है दंड का सिद्धांत। गांधी जी ने दंड के लिए प्रतिशोधात्मक, निवारणात्मक और उपचारात्मक सिद्धांत दिए। सर्वोदय। इस व्यवस्था में गांधी ने एक तरफ से सभी वर्गों के लोगों को साथ में लेकर उनके कल्याण व उन्नति की बात की, जिससे आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक पक्षों को पर भी ध्यान रखा, यानी समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाना जरूरी है। पाश्चात्य के भारत पर बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। गांधी जी भारत से पश्चिमी मूल्यों को खदेड़ना चाहते थे। उन्होंने हिंद स्वराज में कहा, गांधीवादी रणनीति को संघर्ष विराम संघर्ष की युक्ति का नाम दिया जाता है। गांधी के विराम का दौर संघर्ष के दौर से अधिक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस दौर में इन्हें रचनात्मक कार्य से संघर्ष दौर में जन भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस प्रकार हमने गांधी जी के कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है सत्याग्रह, सर्वोदय, संघर्ष विराम संघर्ष का दौर और पश्चिमी मूल्यों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होना। अब है भारत की राजनीति में गांधी का उदय स्वाधीनता। सबसे पहले जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए 1893 में, तो वहां की सरकार को अपनी मांगों को मानने के लिए मजबूर किया। इस लोकप्रियता ने गांधी के नेतृत्व को सहज स्वीकारा गया था। यानी भारत आने से पूर्व गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह को अपनाया था और अंग्रेजी सरकार को वहां की मांगों को मानने के लिए विवश किया था। 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत आए, तब भारतीय परिस्थितियां किस प्रकार की थी। कांग्रेस की स्थापना को 30 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, अतः गांधी को कांग्रेस जैसा मंच मिला। भारतीय लोग इससे पूर्व भी राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत थे। भारतवर्ष की यात्रा की गई, यानी इनके जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने गांधी जी को ये सुझाव दिया कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से पूर्व संपूर्ण भारत की यात्रा करे, यहाँ के लोगों को जाने, उनकी क्या क्या समस्या है उन्हें भी जाने। भारत में स्थानीय लोकप्रिय नेताओं की उपस्थिति होने लगी। वेशभूषा व नैतिकता से लोगों के बीच आत्मिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया। अब गांधी जी के राजनीतिक विचार। राज्य के बारे में गांधी जी सोचते हैं कि राज्य की सत्ता को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वे मानते हैं कि राज्य में आत्मा नहीं होती,
जिस कारण राज्य को हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी कहते हैं कि राज्य की जो सत्ता है वो उसे अहिंसात्मक तरीके अपनाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राज्य के अंतर्गत आत्मा नहीं होती है। दूसरा है कि राज्य के आदेश अत्याचारी होते हैं, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। आदेश न मानने पर लोगों को दंड दिया जाता है, जो अनुचित है। गांधी के अनुसार लोगों के हृदय व मन की आवाज को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये नैतिक होते हैं। तीसरा, आदर्श राज्य राम राज्य की अवधारणा का सिद्धांत। यह राम राज्य दशरथ पुत्र राम से संबंधित नहीं है। इसमें लोगों को स्वयं सेविका की भावना, आत्मनियंत्रण और आत्मानुशासित होने जैसे व्यवहारिक गुणों को जीवन में उतारने को कहा। जो राम राज्य है, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि लोग स्वयं सेवक बनने की कोशिश करें, खुद पर नियंत्रण रखें और अपने आप को अनुशासनात्मक रखें। यदि वो ऐसा करेंगे तब राम राज्य अपने आप बनने लग जाएगा। ऐसी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा और पड़ोसी ही पड़ोसी का रक्षक होगा। ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य की आवश्यकता नहीं रह जाती है। चौथा, व्यवहारिक रूप में गांधी जी ने विक केंद्रित राज्य को महत्वपूर्ण माना, जिसमें सत्ता का आम लोगों में वितरण हो, जैसे ग्राम पंचायत। इससे सभी लोगों की राजनीतिक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे नीति निर्माण में सभी की भूमिका निर्धारित होगी। यानी गांधी जी चाहते हैं कि सत्ता केवल केंद्रित नहीं रहे, एक या कुछ व्यक्तियों के हाथ में न रहे। इसे सभी में बराबर हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। उनके राय और निर्णयों को समझा जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए। विशेष, गांधी जी ने धर्म आधारित राजनीति का समर्थन किया। उन्होंने अपने साथ पाप की संकल्पना में धर्म विहीन राजनीति को पाप के समान बताया, क्योंकि उनका मानना है कि धर्म से नैतिक मूल्य व कर्तव्यों का बोध होगा। गांधी जी ने कहा कि धर्म की आधारित राजनीति होनी चाहिए, जिस कारण नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा और अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। लोग अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। गांधी जी के आर्थिक विचार। गांधी ने अपने वक्तव्य व हिंद स्वराज पुस्तक से अपनी आर्थिक विचारधारा प्रदर्शित की, जिनमें स्वदेशी कुटीर उद्योगों की स्थापना, श्रम की महत्व और ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रति अपनी रुचि जताते हैं। स्वदेशी के अंतर्गत उन्होंने परम मूल्य बताते हुए कहा कि स्वदेशी मेरे लिए आर्थिक शब्दावली से बढ़कर मानव जाति के व्यक्तिगत जीवन के हर आयाम में स्वदेशी का प्रचलन होना चाहिए। स्वदेशी तो आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन का पर्याय है। यदि स्वदेशी की भावना गहनता से समाज में प्रवेश कर जाए तो फिर वह किसी की गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता और इसमें नैतिक व मनोवैज्ञानिक ताकत भी प्राप्त होगी। यानी गांधी जी कहते हैं कि जो स्वदेशी वस्तुएं है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वदेशी की भावना अगर लोगों के जहन में उतर जाए तो वो गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते, यानी वो बाहरी चीजों को अपनाने की ओर आकर्षित नहीं हो पाएंगे। वो स्वयं की वस्तुओं को अपनाने की ओर ध्यान देंगे, स्वयं को आगे बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देंगे। कुटीर उद्योग। गांधी ने भारत में मशीनों के बजाय मशीनीकरण के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने कुटीर उद्योगों व हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया। भारत जैसे श्रम प्रधान देश में मशीनीकरण से बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे देश में गरीबी, भूखमरी, सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। मशीनीकरण से मानवीय संवेदना में कमी आने लगेगी। यानी गांधी जी मानते हैं कि कुटीर उद्योग सबसे बेस्ट है। वो मशीनीकरण के विरोधी थे, मशीनों के नहीं। वो चाहते हैं कि भारत इतने विशाल देश है, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। यदि मशीनीकरण को लागू किया जाएगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होंगे तो वो ज्यादा आय अर्जित नहीं कर पाएंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में कमी आएगी। श्रम की महत्ता। मनुष्य का वास्तविक मूल्य श्रम है। श्रम के बिना मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमता को धीरे धीरे खो बैठेगा। सभी व्यक्तियों के श्रम का मूल्य समान होता है, जैसे वकील व नाई को श्रम में कोई अंतर नहीं है।
गांधी जी ने कहा कि हर वह व्यक्ति जो काम करता है उसके काम किसी अन्य व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती है। सभी का श्रम अपने अपने विषय में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अब है ट्रस्टीशिप सिद्धांत। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूंजी का स्वामी माना जाता है, लेकिन यदि उसके पास आवश्यकता से अधिक पूंजी है तो वह ट्रस्टी माना जाएगा। गांधी ने आर्थिक असमानता को कम करने के लिए ट्रस्टीशिप या न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किया और भूदान आंदोलन भी चलाया था। गांधी जी मानते हैं कि व्यक्ति को अपने पास उतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए जितनी उसके लिए आवश्यक है। यदि उसके पास इससे ज्यादा है तो उसे अन्य लोगों में बांट देना चाहिए। अब है गांधी जी के 3 प्रयोग, स्थानीय प्रयोग। पहला है चंपारण 1916, दूसरा अहमदाबाद 1917, तीसरा खेड़ा 1918। चंपारण के बारे में, बिहार के खेतों में 3 कटिया प्रणाली औपनिवेशिक शासन में जबरदस्ती लागू करवाया। इसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील पौधे की खेती करनी पड़ती थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के आते-आते जर्मनी में केमिकल डाइज से कपड़ा रंगने की शुरुआत होने लगी, अतः विश्व बाजार में नील की मांग घटने लगी। किसानों को नील खेती से मुक्ति के लिए विद्रोह भावना को बढ़ावा मिलने लगा। यानी बिहार के अंतर्गत 3 कटिया प्रणाली थी, जिसके अंदर किसानों को अपने बीच 3/20 भाग पर नील की खेती करना बहुत जरूरी था। ऐसा ब्रिटिश जमींदारों ने उनसे समझौता कर रखा था। इसी को खत्म करने या कम करने के लिए गांधी जी ने चंपारण के अंतर्गत आंदोलन किए थे। गांधी जी को इसकी सूचना राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत दी थी और गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया। अंग्रेजों को इस संबंध में चंपारण समिति बनानी पड़ी और नील खेती को हटाना पड़ा। यानी जब गांधी जी ने इनका नेतृत्व किया तो अंग्रेजों ने एक समिति बनाई और समिति के तहत उन्होंने नील की खेती संबंधित हटाया और किसानों को मुआवजा भी प्रदान किया गया था। अब अहमदाबाद मील सत्याग्रह 1917। यहाँ मील मालिक व मजदूरों के बीच प्लेग महामारी फैलने से मजदूरों को मिलने वाले बोनस पर दोनों के बीच रजामंदी नहीं होने पर मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध का दौर ही चल रहा था। यानी जब अहमदाबाद के अंदर तो मील मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग की महामारी फैलने से बोनस को लेकर विवाद चल रहा था। मजदूर चाहते थे कि उन्हें बोनस मिले, लेकिन मालिक बोनस देने को तैयार नहीं थे, जिस कारण गांधी जी ने उन दोनों के बीच समझौता करवाया, जिसके अंतर्गत मालिकों ने सबसे पहले 20% देने की मांग रखी और मजदूरों ने 50% चाहा, लेकिन गांधी जी ने इसे 35% पर सुलझा दिया। यानी अब मजदूरों को 35% बोनस दे दिया गया था। अहमदाबाद के अंतर्गत ही सबसे पहले गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपनाया था। तीसरा स्थानीय खेड़ा सत्याग्रह। इस क्षेत्र में पड़े अकाल के कारण किसानों ने कर में छूट के लिए आंदोलन किया। गांधी ने आकर कर बंदी का आह्वान कर सरकार को अपनी बात मनवाई। इस प्रकार इन तीनों स्थानीय प्रयोगों के सफल होने से गांधी जी के नेतृत्व को बढ़ावा मिला। अब लोग उन्हें जानने लगे। वो अब जहाँ भी जाते हैं अपनी बात मनवाते ही थे। दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में गांधी की सफलता से आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और अपने प्रयासों से गांधी की लोकप्रियता बढ़ी। लोग गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के राजी हो गए। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि लोग अपने नेता को किस नजरिए से देख रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को चंपारण में राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई,
निजी सचिव, देवी कृपलानी और मजरूल हक जैसे लोग मिले। अहमदाबाद के अंतर्गत उन्हें मोरारजी देसाई, अनुसुईया साराभाई, खेड़ा के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे सहयोगी मिले, जिन्होंने प्रतिकूल समय में भी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। इन्होंने गांधीवादी रणनीति को हर तरह अपनाया। इन आंदोलनों से गांधी ने कृषक व श्रमिकों से जुड़े विषय को उठाकर भारतीय समाज के सबसे बड़े आबादी के हिस्से में संवेदनशील विषयों पर राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावी रूप से गांधीवादी आंदोलन से जोड़ा। अब राष्ट्रीय आंदोलन गांवों व किसानों के अर्थात गांव व किसानों की राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ गए। मजदूर भी आंदोलन की मुख्य धारा के विषय हो गए। इस प्रकार हमने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद तीनों स्थानीय प्रयोगों से गांधी जी के नेतृत्व में बढ़ोतरी हुई। इसी समय 1919 के अंतर्गत एक एक्ट आया जिसे कहते हैं रोलेट एक्ट। यह 1918 के सिडनी रोलेट की समिति के द्वारा सिफारिश थी। मार्च 1919 में इसे पारित कर दिया गया था। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिससे अंग्रेजों की भारतीय पर शासन प्रशासन का ब्रिटिश नियंत्रण कमजोर हुआ था। इस समय भारत में राष्ट्रवादी भावना तेज गति से प्रसारित होने लगी। अर्थात 1919 में पुनः अंग्रेजों ने भारतीयों पर अपना शिकंजा कसने का प्रयास किया। इस संदर्भ में आतंकवाद अपराध अधिनियम पारित किया, जिसमें प्रावधान थे कि बिना वारंट गिरफ्तारी व सर्च वारंट के तलाशी ली जा सकती है। देशद्रोह के अपराध में देशद्रोह आरोप में बिना अपील, दलील व वकील के कारावास की सजा मिल जाएगी। इसे रोलेट एक्ट और काला कानून कहा गया है। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज खुद अन्य शक्तियों से लड़ रहे थे, तो भारत के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं तेज होने लगी। तो युद्ध समाप्त कर अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट कानून पास किया, जिसे आतंकवाद अपराध अधिनियम भी कहा जाता है। जिसके अंतर्गत वो प्रावधान थे कि अब बिना सर्च वारंट और के भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, कहीं पर भी तलाशी ली जा सकती है। और देशद्रोह के आरोप में केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को 2 साल तक बिना वकील, अपील और दलील के कारावास की सजा दी जा सकती है। गांधी जी ने इसे काला कानून बताया और राष्ट्रीय सत्याग्रह का आह्वान किया। इसी समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और पंजाब के 2 नेता सतपाल व सैफुद्दीन पिचलू को भी गिरफ्तार कर लिया, जिससे पंजाब में राजनीतिक असंतोष बढ़ गया। जब पंजाब के इन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो वहां की जनता ने 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में वैसाखी त्योहार मनाने के बाद असंतोष सभा का आयोजन किया। जनरल डायर आर ने इस मार्शल लॉ का उल्लंघन मानकर सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। जनरल डायर ओ के द्वारा ये गोलियां चलाई गई। यानी जब रोलेट एक्ट लागू किया गया तो पंजाब के अंदर सैफुद्दीन और पिचलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय पंजाब में वैसाखी का त्योहार था। उस दिन लोग जलियांवाला बाग के अंदर एकत्रित हुए। जनरल डायर आर ने इसे मार्शल लॉ का उल्लंघन माना और ओ के द्वारा सभा पर गोलियां चला दी गई थी। मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक जांच आयोग बैठाया। इस हत्याकांड में ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया, जिसके अंतर्गत जनरल डायर को निर्दोष माना। बाद में इसकी हत्या सरदार उधम सिंह ने ब्रिटेन के अंदर कर दी थी। कांग्रेस की जलियांवाला बाग हत्याकांड समिति ने इसे जघन्य अपराध माना। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने इसे निवारक निरोध माना। जलियांवाला बाग हत्याकांड से टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने केसर हिंद की। फरवरी 1919 बॉम्बे के अंदर सत्याग्रह सभा का गठन किया। गांधी जी ने 6 अप्रैल को उपवास व हड़ताल का आयोजन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना अब भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के लिए जन विभाजक साबित हुई, क्योंकि अब ब्रिटिश सत्ता के न्यायिक वरीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। अब वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए राष्ट्रवादी भावना जुझारू होने लगी थी।
जनरल डायर ओ ने गोलियां चलाई, आर के निर्देशन पर इस बात को ध्यान रखना। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। रोलेक्स एक्ट के विरोध में हुई थी। पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन व किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया गया, तब जलियांवाला बाग के अंतर्गत विरोध सभा का गठन किया गया था। अब एक खिलाफत आंदोलन। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन ने सेवरी की संधि तुर्कों के साथ की, जिसमें ओटोमन साम्राज्य के प्रभुत्व को चोट पहुंचाई। साम्राज्य को कई भागों में बांट दिया गया, यहाँ तक कि इस्लाम के प्रमुख धार्मिक गुरु खलीफा पद को भी समाप्त कर दिया गया। इस पद को चोट पहुंचाने के कारण संपूर्ण इस्लाम जगत ने अपनी धार्मिक भावना को आहत माना और ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध की संधि के बाद सेवरी की संधि तुर्कों के साथ की गई, तो तुर्कों के ओटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और इस्लाम के अंदर जो धार्मिक गुरु होता है, धार्मिक गुरु खलीफा, उसके पद को भी समाप्त कर दिया गया था, जिस कारण संपूर्ण इस्लाम जगत में विरोध भावना उत्पन्न हुई। 1919 में भारत के अंतर्गत बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया। नवंबर 1919 खिलाफत मुद्दे पर दिल्ली में सम्मेलन हुआ। खिलाफत समिति के अध्यक्ष गांधी जी बने थे। अब एक खिलाफत आंदोलन के विषय। मुसलमान भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होंगे। वे ब्रिटिश सत्ता के साथ असहयोग की भावना रखेंगे। वे अंग्रेज के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी आंदोलन के विषय थे कि अब मुस्लिम ब्रिटिश सत्ता से उन्हें सहयोग देने नहीं देंगे, पीछे हट जाएंगे। अब इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष के बड़े नेताओं के पास निर्णय की दुविधा में डाल दी कि वो खिलाफत आंदोलन को समर्थन करे या नहीं करे। वह इस आंदोलन में तिलक व जिन्ना ने इस आंदोलन के आधार पर राष्ट्रीय संघर्ष को स्वयं से अलग रखने का निर्णय लिया। यानी जिन्ना और तिलक ने कहा कि हम इसे समर्थन नहीं देना चाहिए, लेकिन गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन कर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए। अब किशन गांधी के खिलाफत के सम्मेलन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन प्रधानमंत्री ने तुर्कों में मैंडेट प्रणाली स्वनिर्णय के अधिकार दिया, किंतु युद्ध के बाद तुर्कों पर अपनी जबरन शर्तें थोपी। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति से हिंदू मुस्लिम वर्ग को अलग कर दिया था। गांधी जी चाहते थे कि अब इन दो वर्गों को एक करने का और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आंदोलन करने का यह स्वर्णिम अवसर है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड व खिलाफत आंदोलन को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय संघर्ष को ज्यादा मजबूती दी जा सकती है। यानी गांधी जी चाहते हैं कि अब हिंदू मुस्लिम को एक करने का और अलग को इन सबको साथ में जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया जा सकता है। यद्यपि कालांतर में राष्ट्रीय विषयों व संघर्ष पर सांप्रदायिक भावना ने जन्म ले लिया और भारत में अब सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इस कारण गांधी जी का खिलाफत आंदोलन को समर्थन करना उचित नहीं माना जा सकता, लेकिन उस परिस्थिति के अंतर्गत उचित ही था। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, हजरत मोहल्ली और हकीम अजमल खान थे। इस प्रकार आज हमने गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, रोलेक्स एक्ट, खिलाफत आंदोलन के अंदर उनकी भूमिका को देखा और कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी उग्रवाद चरण को भी देखा था।